हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ 7 क्लास का एनसीईआरटी, जिसको आज हम करेंगे। तो यह लेसन का नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो 7 लेसन है, इसके पहले 6 लेसन का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। उसको आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए। और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए। तो इसको आप ज़रूर करिए। और हाँ, पूरे एनसीईआरटी कराई जा रही है, तो आप इसको करते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, मानचित्र 1 है और मानचित्र यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। तो मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। ये जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय महाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अब अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, उनमें से कुछ पहचानने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। तो यह मानचित्र 2 देख लीजिए अच्छे से। तो ये 18वीं सदी के आरंभिक में ग्विलाम द लिस्ले एटलस नोवे के अनुसार यह उपमहाद्वीप ये कन्नौज मानचित्र मानचित्र 2 देखिए आप। पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था सेकंड वाला। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों को लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली का भी इसमें यूज होता है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आती है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, किसने किया था? मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। किससे था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था 16वीं सदी में? बाबर ने। और महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गाँव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता। जैसे कि आप दूसरे गाँव से यहाँ पर आ गए तो आप हमारे लिए विदेशी हो गए। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज प्रकृति क्या है, ये इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। मतलब आपको 6th क्लास में मैंने पढ़ाया था ना गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में। इस पुस्तक में आप मोटे तौर
पे 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ोगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनको हम बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कागज़ के मूल्य का, तो आगे देखते हैं। धीरे धीरे कम करने लगा। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। जैसे कि यहाँ पर एक है कागज़ का मूल्य। तो 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास इतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि उसकी कीमत अच्छी होती है, दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। तो कागज़ की तो पहले ऐसी थी कि बहुत कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन हो गया। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल इस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृत बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी होगी तो आप जानते होंगे ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आपको उनके अक्षर समझ नहीं आते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें अलग लिख दी जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो यह चित्र लघु चित्र है, प्रतिकृत है, जिसमें एक लिपिक अपनी पांडुलिपियों की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10 सेमी से 7.1 सेमी था। मतलब जैसे कि अगर आप किसी का नकल करोगे तो कुछ चीज़ें आप स्किप कर दोगे, यही बात है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे फेरबदल करते चले जाते हैं और कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ बनती जाती हैं। अंततः एक ही मूल्य की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की बात करें, सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह से परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर कई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इन उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी है, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग के झुंड दूर ही दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल साझा और सीमांत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति
का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, लिपको और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था और कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय बालिग वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ के पास मवेशी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके साथ कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो क्षेत्र और समाज, देखिए ये एनसीईआरटी, इसको कहानी की तरह भी सुनते जाइए। तो जब 9 लेसन से हम पढ़ाएंगे आपको 9, 10, 11, 12, तो आपको पॉइंट नोट करवाते जाएंगे। तो चोल, तुगलक या मुगल, जैसे जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा, जो अब आगे पढ़ेंगे। चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे और तुगलक 3 में पढ़ेंगे, मुगल 4 में पढ़ेंगे। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए आप अध्याय दूसरा देखेंगे, में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूरे बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में थे। तो ये देख लीजिए अब मैप। तो ये क्या है, ये समुद्र का नाम दिया है, कौन कहाँ पे है, तो आप चाहिए तो पॉज करके आप देख सकते हो। पलायन कर जाते थे इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों के अतिशयोक्ति मानते हैं, साथ ही वे समझने की कोशिश में भी रहते हैं कि अतिशय मतलब झूठा मानते हैं, इतना कंफ्यूज हैं कि ऐसा भी हो सकता है। भाषा तथा क्षेत्र, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मवारी मतलब जिस तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और इन सूची में उन भाषाओं के नाम की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं और उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। तो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था और फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल आ रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और कई छोटे छोटे बड़े बड़े राज्य शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठ ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा रहा। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन
जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैवी तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, तो मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण तक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे इनका संरक्षण कर समर्थन करते थे। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तरह पुजारियों की विशेष कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अगले अध्याय में मिलेगा। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ और कुरान शरीफ संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा उदारता अपने आस्था पर रखने में हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि की कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्य शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। और इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसी सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यही अतीत को समान विशेषताओं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांटे गए जो समय के अध्ययन को कुछ आसान बनाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार कर पाते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या करते हैं। भारत के इतिहास के हजारों साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं और आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं और 11वीं शताब्दी से ही काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का जुड़ा है। मतलब ये जो आप लेसन पढ़ोगे ना, पूरा मध्यकाल का ही है। तो यहाँ पर एक काम है, होमवर्क है, तो आपको ये करना है। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे टेलीग्राम करोगे और मैं सारा आंसर आपका देखूंगी, चेक करूंगी या फीडबैक दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर जाइए, आंसर लिखिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिव्यू दूंगी। ओके, तो एक क्वेश्चन है, देखिए। तो अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है और नीचे लिखिए सही और गलत का कथन बताना है। ये भी आपको रिक्त स्थान भी भरने। ये सारा होमवर्क आपका है। देखिए, करवाने तो मैं भी करवा दूँ, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब तक आप इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो इस काल में कुछ वैश्विक परिवर्तन की तालिका दें। इस काल के दौरान हुई कुछ मुख्य क्या है, कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। आप 2-2 पॉइंट लिखना ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे, सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं। तो ये आप बस इतना ही आप करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।